हेलो स्टूडेंट्स। मानस क्लासेज में मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के बारे में बात करूंगा। मोहम्मद शाह का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा और इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि मुग़ल काल में उस समय जो कमजोरियां थीं वो मोहम्मद शाह के समय उभर कर सामने आई और उसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें आपका नादिर शाह का आक्रमण हुआ और भारत में ही मुगलों से हट के दिल्ली से अपनी स्वतंत्रता हट ले करके और हैदराबाद में, अवध में और आपको बरेली में ये सब राज्य स्थापित हुए, जिसके कारण साम्राज्य और कमजोर हो गया। और मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के सहायता से, सैयद बंधुओं ने ही उसको बनाया ही था, उस बादशाह बना। ये जहान शाह का पुत्र था। मोहम्मद शाह मुगल काल में का वो जहान शाह का पुत्र था और इसका नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर नाम था, लेकिन इसने मोहम्मद शाह की उपाधि से ये मुगल सम्राट बना। इसको लोग रंगीला भी कहते हैं क्योंकि इसको पशुओं की लड़ाई और बादशाह अपने उसमें दरबार में काफ़ी नर्तकियों के साथ रंगरेलियां मनाया करता था, इसलिए इसको रंगीला कहा गया। आप ऐसे याद रखिएगा, रोशन अख्तर, रोशन और रंगीला, तो इससे आपको याद रहेगा मोहम्मद शाह का। और इसके काल में एक दूसरा महत्वपूर्ण घटना हुआ जिसके कारण ये बादशाह बना सैयद बंधुओं का। वो इसी के कार्यकाल में सैयद बंधुओं का पतन हुआ, जिससे दरबारी गुटबाजी कम हुई और फिर मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया को हटा दिया। यानी 1720 में जजिया को अंतिम रूप से हटाने का मतलब ये हुआ कि फिर उसके बाद जजिया भारत में नहीं लगा। और 1737 में बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा थे। उन्होंने अपने प्रभाव को दिल्ली पर जमाने के लिए 1737 में चढ़ाई की। ये मोहम्मद शाह का ही समय है। उसके बाद जो क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए उसमें सबसे पहला आता है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया था। निजामुल मुल्क ने किया। इसको चिकनलीज खां भी कहते हैं। एक्चुअली जब ये निजाम को मुगल बादशाह ने वजीर बनाया तो ये निजामुल मुल्क जो कि व्यक्ति था, देखा कि ये दरबार में केवल गुटबाजी ही हो रही है, तो वो अपने आप को मुगल दरबार से अलग होकर के और दक्षिण में चला गया और दक्षिण में जा करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। उसको लेकर के मोहम्मद शाह ने अपने प्रतिनिधि मुबारिज खां को भेजा। मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को निजामुल मुल्क को हराने के लिए भेजा। तो मुबारिज खां और निजामुल मुल्क, इन दोनों के बीच में 1724 में सकरुखेड़ा में युद्ध हुआ, जिसमें निजामुल मुल्क विजयी हुआ, मुबारिज खां मारा गया। और इस प्रकार मोहम्मद शाह को मजबूरी में ही सही आकर के और निजामुल मुल्क को हैदराबाद के राज्य की स्थापना की अनुमति दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि दी। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट है सकरुखेड़ा का युद्ध। सकरुखेड़ा का युद्ध ये 1724 में हुआ था, अक्टूबर 1724। और निजाम यानी निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को हराया था। निजाम ने मुबारिज खां को हराया था। मुबारिज खां को हराया। उसके बाद मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी। आसफ जाह की उपाधि दी।
उपाधि दी और हैदराबाद राज्य की मान्यता दी थी। ये वही हैदराबाद राज्य है जो इस समय है। और उसके बाद आते हैं अवध के नवाब पर। अवध का नवाब, इसके संस्थापक थे अवध सआदत खां। सआदत खां, ये पूछा जाता है कि अवध राज्य की स्थापना किसने किया था, तो सआदत खां। मोहम्मद शाह ने इसको उपाधि दी थी बुरहान उल मुल्क की। मोहम्मद शाह ने इसे बुरहान मुल्क की उपाधि दी। और अवध राज्य की स्थापना कराई। बाद में सआदत खां के मर जाने के बाद उसका जो भतीजा था सफदरजंग, भतीजा उसका अपना लड़का नहीं था, लड़की थी, तो अपने लड़की की शादी इसने सफदरजंग भतीजे से कर दी। भतीजे को उसने सफदरजंग को नवाब बनाया। सफदरजंग को नवाब बनाया। मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को दिल्ली में बुला करके वजीर बनाया। मोहम्मद शाह ने इसे वजीर बनाया। मोहम्मद शाह ने इसे वजीर बनाया और तभी से अवध के नवाब वजीर की उपाधि से सम्मानित होने लगे, यानी कहे जाने लगे। तो अवध का नवाब, अवध के जो नवाब थे उनको नवाब वजीर कहा जाता था, क्योंकि वो नवाब तो थे ही और मुगल बादशाह के वजीर भी थे, इसलिए उनको नवाब वजीर भी कहा गया। ऐसा नहीं कि अवध के सभी नवाब वजीर हुए मुगल बादशाह में, क्योंकि ये सफदरजंग हुआ था, उसके बाद जो नवाब हुए वे वजीर नहीं हुए, लेकिन उस समय की उपाधि दे दी गई थी, इसलिए जो भी नवाब अपने आप को बनाता था तो वो नवाब वजीर कहलाता था। इसके बाद भरतपुर में, आगरा के समीप, आगरा और दिल्ली के आसपास जाट राज था, तो इस भरतपुर राज्य की स्थापना बदन सिंह ने किया था। बदन सिंह ने किया, ये भी आपको मोहम्मद शाह के समय में हुआ। उसके बाद रुहेलखंड में जो बरेली है, बरेली साइड रुहेलखंड कहलाता है, अफगान बिरदाउद, ये अफगानी था और बिरदाउद इसका नाम था, और उसके बेटे बिरदाउद और उसके बेटे अली मोहम्मद, बिरदाउद और उसका लड़का उसके लड़के का नाम था अली मोहम्मद। ये रुहेलखंड की स्थापना, पहले इनकी राजधानी आंवला थी जो बरेली में है, लेकिन बाद में रामपुर चली गई। ये वही रामपुर राजघराना है जो अभी भी है। और उसके बाद फर्रुखाबाद में बंगस पठानों ने एक राज्य स्थापित किया और इसका नाम था मोहम्मद खां बंगस। तो ये राज्य हुए जो मोहम्मद शाह के काल में स्थापित हुए। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन राज्य किसके द्वारा स्थापित हुआ। अब जो मोहम्मद शाह के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह भारत पर 1739 में आक्रमण करता है और उसके बाद
नादिर शाह का आक्रमण। फरवरी 1739 में वो भारत पर आक्रमण करता है। एक्चुअली कुछ अफगान उपद्रवी ईरान से, नादिर शाह ईरान का रहने वाला था, ये जब वो पीछा किया था तो वो अफगानी जो विद्रोही थे वो भारत में आ गए थे। इसी का बदला लेने के लिए उसने, नादिर शाह ने कहा कि उन अफगानियों को हमें वापस कर दीजिए, लेकिन मुगल बादशाह ने इसको अनसुनी कर दी। तब उसने, नादिर शाह ने आक्रमण किया और फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में, करनाल का युद्ध, ये इसमें मुगल बादशाह ने अपने जो सबसे विद्वान और बहादुर कमांडर थे, गवर्नर थे, उनको भेजा था, जिसमें आपको निजामुल मुल्क और निजामुल मुल्क था, कमरुद्दीन और कमरुद्दीन और उसके बाद खाने दौरा। देखिए, भारत में देशद्रोहियों की कमी नहीं है। करनाल के युद्ध में जब ये हार जाते हैं तो निजामुल मुल्क मध्यस्थता करके मुगल सम्राट और नादिर शाह में समझौता करा देता है कि 50 लाख रुपया लेकर के नादिर शाह वापस लौट जाएगा। उसके बाद निजामुल मुल्क की इस सफलता को देख करके मुगल बादशाह निजामुल मुल्क को मीरबख्शी बना देता है। फिर सआदत खां इसको लेकर के चिल हो जाती है और फिर वो जा करके नादिर शाह का कान भरता है, कहता है कि नहीं, आप 50 लाख नहीं 50 करोड़ की मांग कीजिए। और इस बात को सुन करके नादिर शाह वापस लौट आता है और दिल्ली वापस आता है और 50 करोड़ की मांग करता है। बाद में सआदत खां 50 करोड़ नहीं दे पाता, जिसके कारण वो आत्महत्या कर लेता है। ये सआदत खां 50 करोड़ न देने के कारण आत्महत्या कर लिया। और नादिर शाह दिल्ली जब आता है तो अपने नाम का वो खुतबा पढ़ता है, सिक्के ढलवाता है, एक तरह से मुगल साम्राज्य को खत्म कर देता है। सिक्का ढलवाने का विशेषाधिकार सिर्फ राजा का होता है। और 57 दिन तक रहा। उसने दिल्ली में कुछ नागरिकों ने ये कह दिया कि नादिर शाह मारा गया, तो उसके कुछ सैनिक मारे जाते हैं, जिसका बदला लेने के लिए नादिर शाह ने कत्लेआम का आदेश दे दिया। और इसमें लगभग 20 करोड़ लोग मारे गए, 20 लाख लोग मारे गए। और नादिर शाह मुगल सम्राट को मजबूर करता है और ये पैसा 50 करोड़ किसी तरह से वसूलता है। और शाहजहां के द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस भी वो ले जाता है। और कोहिनूर हीरा भी ले जाता है, कोहिनूर हीरा। और अपनी पुत्री की शादी नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह से करता है। पुत्री की शादी नासिरुल्लाह से करता है, ला से किया। सिंध और थट्टा का प्रांत नादिर शाह को दिया गया। सिंध जो नदी है उसका पश्चिमी इलाका आप देखेंगे, जब मैप आता है तो ये इधर सिंध है, इधर भारत है। तो ये नदी के पश्चिम वाला इलाका नादिर शाह को दिया गया, जिधर की उधर
आपको ईरान पड़ता है। और जब ये वापस जाता है तो अपने द्वारा लिया गया प्रांत, जो सिंध और थट्टा प्रांत लिया रहता है, ये जकारिया खां को प्रतिनिधि बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नादिर शाह की तरफ से जकारिया खां इन सिंध नदी के पश्चिम का इलाका और थट्टा पर राज्य करेगा और उसके बदले में उस नादिर शाह को कुछ देगा। और उसके बाद मुगल बादशाह को जो कि खुतबा खुद पढ़ लिया था, तो एक तरह से उसका मुगल सम्राट खत्म हो गया था, तो मुगल बादशाह को खुतबा पढ़ने और सिक्के ढालने की अनुमति दे देता है। और इस प्रकार नादिर शाह वापस चला जाता है। फिर नादिर शाह का जो एक कमांडर रहता था, अहमद शाह अब्दाली, वो पहली बार अहमद शाह अब्दाली, इसे दुर्रे दुर्रानी भी कहा गया है, दुर्रे दुरानी भी कहा गया है, दुर्रे दुरानी भी कहा गया। दुर्रे दुरानी मतलब मोती, है ना। तो ये बहुत बहादुर था, लेकिन इसका पहला आक्रमण जब मोहम्मद शाह के समय में होता है, तो मोहम्मद शाह का लड़का अहमद शाह इसको हराता है। अहमद शाह 1748 में हराया। उसके बाद अब्दाली चला जाता है, तब तक 1748 जून में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। बस स्टूडेंट, आज मोहम्मद शाह के कार्यकाल तक ही। मोहम्मद शाह के कार्यकाल के लिए जो भी मैंने घटने बताए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आप याद रखें।